हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और मेरा नाम है रोहित शर्मा। मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11th की फिजिक्स यूनिट 2 का चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन जो है ये पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स है। इसी के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार चैप्टर होने वाला है और मुझे लगता है कि आप सबको भी जो है इसमें पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आज के अपने इस लेक्चर में जो टॉपिक्स को कवर करेंगे वो मैंने यहाँ सामने पीछे जो है बोर्ड पे लिख दिए हैं। और वो टॉपिक्स आपके सामने कुछ इस टाइप से हैं कि टॉपिक टू कवर जो है हमने मैकेनिक्स पहले देखेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है ना। फिजिक्स के अंदर जो है ये एक बड़ा पोर्शन होता है, उसके बारे में बात करेंगे क्या होता है ये मैकेनिक्स। फिर रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन में बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ मोशन में ये सब उसके टाइप्स आ जाएंगे है ना। हम लोगों ने जो है पढ़ा होगा सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन क्लास 9th में पढ़ा है, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन जिसमें वाइब्रेशन हो जाता है। फिर इसके बाद मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके जो है पत्ते खोलते जाएंगे। आप लोगों के सामने जो है इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको जो है समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट स्टार्ट विद मैकेनिक्स कि व्हाट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है ना। तो मैकेनिक्स जो है बेटा ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जो किसी बॉडी की रेस्ट की पोजीशन या मोशन की पोजीशन की स्टडी कर रही होती है। ठीक है ना। तो इट इज द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी में रेस्ट है या मोशन है, इसके बारे में जो स्टडी करेगी या साइंस का वो पार्ट जो इस टॉपिक के बारे में हमको बताता है उसे हम लोग मैकेनिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली स्टडी ऑफ। मैकेनिक्स के बारे में अगर हम बात करें, मैकेनिक्स की डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेसिकली स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। कोई एक बॉडी आपको दे रखी है, उसकी पोजीशन जो है रेस्ट में या मोशन में है, इन सब के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे, उस पूरी स्टडी को एक कॉमन नाम दे दिया गया है मैकेनिक्स। ठीक है, अच्छा जी। मैकेनिक्स को जो है फर्दर 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स इतना छोटा पोर्शन नहीं है कि आप लोग सोचें कि जो है क्या नाम है मैकेनिक्स जो है बस नाम पढ़ लिया या डेफिनेशन पढ़ ली और हो गई उसकी स्टडी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए इसे हमें कम से कम जो है 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ जाता है, तब जाके हम पार्ट बाय पार्ट इस पूरे मैकेनिक्स को जो है पढ़ने के लायक बनते हैं या समझने लायक बनते हैं। ठीक, तो मैकेनिक्स के पार्ट के बारे में अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे हम लोग बात कर ले रहे हैं मैकेनिक्स। तो बेटा इसके 3 पोर्शन हो जाएंगे। ठीक, 3 पोर्शन होंगे इसके। सबसे पहला आता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है काइनेमेटिक्स और तीसरा होता है डायनामिक्स। ओके जी, ये 3 पोर्शन आपके मैकेनिक्स के होते हैं। स्टैटिक्स, यहाँ पे हमने पहले ही काइनेमेटिक्स डाल दिया, मतलब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ काइनेमेटिक्स के बारे में ही बात करने वाले, मतलब इस वाले पोर्शन को ही हम लोग पढ़ेंगे अभी फिलहाल में, है ना। स्टैटिक्स को और डायनामिक्स को मैं इसका बस ओवरव्यू दूंगा, इसको हम लोग अभी पढ़ने वाले नहीं है। जैसे स्टैटिक्स में बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी पोजीशन रेस्ट की पोजीशन होती है। स्टैटिस्टिक्स में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो रेस्ट की पोजीशन होगी। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। किसी बॉडी की स्टडी करनी है जब वो रेस्ट पोजीशन पे हो। यहाँ पे हम लोग बात कर देंगे स्टडी ऑफ ए बॉडी एट मोशन।
यहाँ पे कोई बॉडी मोशन में होगी उसकी स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर जो है ना हम बात करें तो काइनेमेटिक्स में जो है ये भी स्टडी ऑफ बॉडी एट मोशन आता है। डायनामिक्स में भी मैं जब बात करूंगा तो यही लिखवाऊंगा स्टडी ऑफ बॉडी एट मोशन। दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में अंतर ये है बेटा कि यहाँ पे मोशन का जो कॉज होता है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन इसमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कॉज ऑफ मोशन जो होता है, कॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना, की बात नहीं करते। गंदी बात है कॉज ऑफ मोशन की बात करना है यहाँ पर, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने ऐसे एरो भी लगाया और इसको ऐसे भी बात कर देंगे। और यहाँ पर भी बेटा ये आपका जो है स्टडी ऑफ मोशन ही है, ठीक, बट यहाँ पे केस क्या हो जाएगा कि कॉज ऑफ मोशन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऐसा लिख सकते हैं, वी टॉक अबाउट कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन के बारे में भी हम बात करेंगे। और डायनामिक्स में अगर हम लोग बात करें तो कॉज ऑफ मोशन जो होता है वो फोर्स होता है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं? फोर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉज ऑफ मोशन में साइड में ऐसा लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग फोर्स की स्टडी करेंगे, जबकि कॉज ऑफ मोशन की बात यहाँ पे नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी मोशन की स्टडी करी जाएगी। इसका रीज़न क्या है, इसका कॉज क्या है मोशन का, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। क्या मुझे लग रहा है आपको इतनी स्टडी जो है क्लियर हो गई कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या शुरुआत है हमारी। मैकेनिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि मैकेनिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। फिर इसको मैकेनिक्स को ही 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि जिस स्टडी के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं वो स्टडी इतनी आसान नहीं है या इतनी छोटी नहीं है कि एक ही पोर्शन से जो है उसे काम चलाया जा सके। अगर एक ही पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ब्रॉड हो जाएगी। इस चक्कर में हमने इसको क्या किया, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला वाला जो पोर्शन था उसका नाम हमने स्टैटिक्स दिया, दूसरे वाले को काइनेमेटिक्स दिया और तीसरे वाले को डायनामिक्स दिया। और हमने ये भी देख लिया कि स्टैटिक्स में हम किन चीज़ों की स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स में किसकी स्टडी करने वाले हैं और डायनामिक्स में जो है हम लोग किसकी स्टडी करने वाले हैं। मुझे लग रहा है इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी क्लियर हो गई हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग बात करते हैं हम अपने नए टॉपिक रेस्ट एंड मोशन के बारे में। देखते हैं रेस्ट एंड मोशन में क्या कहना चाहता है। तो देखो, रेस्ट या मोशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करना चाहूँगा इसकी। हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि मैं बस में बैठा हुआ हूँ और एक व्यक्ति मुझे बाहर से देख रहा है ना, और एक व्यक्ति मेरे बगल में बैठा हुआ है वो मुझे वहाँ से अंदर से देख रहा है, ठीक। अच्छा जी, जो बाहर से देख रहा है बस हल्की हल्की मूव भी कर रही है, ठीक है ना, ओके जी। अब जो व्यक्ति मुझे बाहर से देख रहा है उसे तो मैं बस के साथ चलता हुआ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। इसका मतलब उसके लिए मैं किस पे आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन जो बस के अंदर बैठा हुआ है मेरी पोजीशन फिक्स होने की वजह से वो मुझे किस पोजीशन में बोलेगा, तो उसके हिसाब से जो मेरी पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, रेस्ट की पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो बस के साथ मूव कर रहा है कि नहीं। तो एक्चुअल में रेस्ट और मोशन मेरी कौन सी पोजीशन है, इस बारे में बताना जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मान लो कि ये एक मार्कर है, ये मैंने अपने टेबल पर रख दिया, ठीक है ना, मार्कर टेबल पर रख दिया। मार्कर जो है ये रेस्ट में है या मोशन में, इसके बारे में कैसे पता चले। तो इसके रेस्ट के बारे में जो बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि रेस्ट पर है, कुछ लोगों ने कहा कि मोशन में है। अब अगर ध्यान से देखें तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाए, एलियन हो, एलियन हमें दूसरे प्लेनेट से देख रहा है, तो उसके लिए तो अर्थ मूव कर रही है कि नहीं, रिवॉल्व कर रही है चारों तरफ की नहीं, और रोटेट भी कर रही है। तो उसके हिसाब से तो ये मार्कर भी, बिकॉज अर्थ पूरी रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो ये मार्कर भी तो उसके साथ ही मूव कर रहा होगा ना। तो इस हिसाब से तो हम लोग मोशन में ही हुए, ये मार्कर भी मोशन में ही हुआ,
है कि नहीं। लेकिन जो अर्थ पे ही है कोई बॉडी, अब जैसे मैं ही देखूं इसे यहाँ पे ही, तो मेरे लिए ये किस में होगा, रेस्ट पे होगा। तो ये जो चीज थी रेस्ट या मोशन को एग्जैक्टली डिस्क्राइब करना हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, क्योंकि किसी भी बॉडी की दो पोजीशन एक साथ एक टाइम पर हो सकती हैं। ठीक, मतलब ये मार्कर हो सकता है कि मेरे लिए रेस्ट पर है, किसी और के लिए मोशन में हो। दो कंडीशंस यहाँ पे पॉसिबल हैं एक ही टाइम पर, ठीक है। तो उसका रीजन जो है, इस चीज को रीजन नहीं सॉरी, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात कर लेते हैं सराउंडिंग के बारे में। अगर मैं कहूँ कि इस कमरे के हिसाब से, सराउंडिंग का मतलब है जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं, इस कमरे के हिसाब से अगर मार्कर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, कमरे के हिसाब से अगर मार्कर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। और अगर इसकी पोजीशन कमरे के हिसाब से चेंज हो रही है, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, तो उसे मोशन में बोल देंगे। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट मिल गया कि हमने कमरे के हिसाब से बोल दिया यहाँ पे। अब वो कंडीशन ही नहीं रही कि वो दूसरे प्लेनेट से देख रहा है या उसी प्लेनेट से देख रहा है, अब तो कंडीशन अपनी एक ही आई। कंडीशन ये है बेटा कि वो जो है हमें अपनी सराउंडिंग सेट कर दी हमने, है ना। तो इस सराउंडिंग के हिसाब से अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट पर है, चाहे टाइम कितना भी हो जाए, है कि नहीं। तो यहां से हम रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेस्ट के बारे में बात करता हूं। तो रेस्ट में क्या हो जाएगा कि इफ the position of an object will not change with respect to surrounding with the passage of the time, with the passage of the टाइम चाहे कितना भी हो जाए, सराउंडिंग के हिसाब से इसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, इसलिए मैंने इसे क्या बोल दिया, रेस्ट पर बोल दिया। तो मोशन के लिए क्या हो जाएगा कि भाई इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, नॉट की जगह चेंज हो जाएगा, विल चेंज हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो मोशन की डेफिनेशन भी तो कुछ ऐसी ही बनेगी। मोशन के लिए हम लोग क्या बोल देंगे कि इफ द पोजीशन of a body will change with respect to सराउंडिंग के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद द पासेज ऑफ टाइम। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं विद the passage of time it is called motion। तो मुझे लग रहा है आपको रेस्ट और मोशन जो है ये क्लियर हो गया होगा। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, सराउंडिंग के हिसाब से अगर हम इनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। टाइप्स ऑफ मोशन पे बात कर लेते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ मोशन जो है क्या होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। इन दोनों को मैं एक साथ लेके काम करूँगा, है ना। इन दोनों को एक साथ पढ़ के देखते हैं कि चीज़ें कितनी क्लियर हैं कितनी नहीं है। उससे एक कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है इस चक्कर में भी, ठीक है। तो हम लोग डाल देंगे हेडिंग रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन।
इस मोशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में तो अगर हम लोग डेफिनेशन से नाम से ही अगर देखें तो हमको चीज़ें ये क्लियर होती हैं। एक रेक्टिलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल जो है मूव कर रहा होगा, है ना, कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ ए point object in a straight line is called rectilinear motion। ओके जी, ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि भाई ये कोई पॉइंट जैसा ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटू सा ऑब्जेक्ट है और एक स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा जो है ऐसे सीधा ट्रेवल कर रहा है, तो उस टाइप का जो मोशन होगा उसे आप बोल देंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या था सर, इसको भी इसके साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है ये भी आपका रेक्टिलिनियर मोशन का ही एक वो है, फॉर्म है, इसमें भी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, देखो, है ना। तो यहां पे अभी हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ ए बॉडी। ध्यान देना, यहां पे मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखा था और यहां पे मैं एक बॉडी लिख रहा हूं, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट एक छोटा सा पॉइंट हो गया और जो बॉडी है वो होल बॉडी हो गई। तो मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन, अब देखो मैंने जो है ये एक मार्कर ले लिया और इस मार्कर को मैं ट्रेवल करवा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो है मार्कर ऐसे है, तो ये बात तो कंफर्म है कि मार्कर बहुत सारी पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ होगा, इसके छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे। अब मार्कर को ऐसे रखा और अगर मैं ऐसे मूव कराता हूँ तो इसके सारे के सारे पार्टिकल्स जो है एक स्ट्रेट लाइन में ही चलेंगे, एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे, सभी की जो स्पीड होगी वो भी सेम होगी। स्पीड सेम होने का मतलब यह हो गया कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं इस बॉडी के बारे में बात करता कि ये है एक बॉडी, ठीक है ना, एंड दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर ये बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो पूरी बॉडी का जो मोशन होगा उसे आप क्या बोल देंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। होता क्या है बेटा कि इसके पास बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, है कि नहीं, तो वो सभी के सभी जो हैं सेम स्पीड से चलेंगे, सेम डायरेक्शन में चलेंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यही तो चलेगा मामला। तो ये तो पूरी बॉडी का मोशन हो गया। तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन में, कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल था जो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। इफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसलेटरी मोशन बोल देंगे। मुझे लग रहा है ये भी आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है। और दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, बस एक में तो है कि एक ही पार्टिकल मूव करेगा एक डायरेक्शन में, दूसरे में क्या है कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, वो सब के सब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी चीज जो है आपको क्लियर हो गई है। हम अगले पॉइंट पर आते हैं। मैंने बात कर ली है रेक्टिलिनियर मोशन पे, ट्रांसलेटरी मोशन पे, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। ओके जी, इसे मिटा दूं। तो अब मैं बात कर लेता हूं बेटा सर्कुलर मोशन। अगला टॉपिक है अपना सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। इस मोशन पे बात करेंगे। तो यहाँ के नाम से भी क्लियर हो रहा है, सर्कुलर मोशन है मतलब कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है या पर्टिकुलर एक पॉइंट है जो सर्कल पे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, अराउंड ए पॉइंट या फिर अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। एक सेंटर के
चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे, सर्कुलर मोशन बोल देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें कि मैंने क्या किया, एक पत्थर लिया, उसको रस्सी में बांध लिया और उसको अब मैं यूं गोल गोल घुमा रहा हूँ। जब मैं गोल गोल घुमाऊंगा तो उस पत्थर का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। डेफिनेशन अगर मैं बनाऊं इसकी तो मुझे पता है कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगी कि व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट moves on a circle around a fixed point, its motion is considered as सर्कुलर मोशन। ओके जी, क्या सर्कुलर मोशन समझ में आया हमें कि कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो सर्कल पे मूव कर रहा है एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे, सर्कुलर मोशन बोल देंगे। तो रोटेटरी मोशन में क्या हो जाएगा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है वो अगर रोटेट करने लगे, वो अगर मूव करने लगे, पूरी फुल बॉडी मूव करने लग जाए अगर सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसे आप क्या बोल देंगे, रोटेटरी मोशन बोल देंगे। तो उसकी डेफिनेशन में क्या लिख देंगे कि व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देना व्हेन ए बॉडी या फिर व्हेन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स ऑन ए सर्कल अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, इट्स मोशन इज कंसिडर्ड एज रोटेटरी मोशन। तो मुझे लग रहा है उसकी डेफिनेशन जो है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना, कि सर आप लिख दीजिए, फिर भी भले ही हमको समझ आ गया है। चलो जी लिख देता हूँ मैं, तो मैं लिखूंगा बेटा व्हेन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स ऑन ए सर्कल around a fixed point, या फिर अराउंड भी नहीं बोल, बस यही लिखेंगे, ठीक है ना, मूव्स ऑन ए सर्कल, देन इट्स मोशन इज कंसिडर्ड एज रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो ये रोटेटरी मोशन के लिए आ जाएगा। तो हमने सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन के बारे में भी बात कर ली है। अब बात कर ले रहे हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन जो है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन है क्या, है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो बेटा ये जो है ना, जैसे मैं मान लूँ कि मैंने एक पेंडुलम को यहाँ पे लटका दिया है ना, अब ये ऐसे इधर ले जाएगा फिर इधर जाएगा, ऐसे कहीं ना कहीं इसकी ये पोजीशन होगी। इसको हम लोग बोल देंगे पॉइंट, मैं P मान ले रहा हूँ, जो इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। अब इस मीन पोजीशन के ये आगे पीछे एक फिक्स टाइम के लिए जो है ऐसे करता रहेगा मोशन जो है। तो इसका जो मोशन होता है ना, इसे इस टाइप के मोशन को जो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है या इधर उधर जो है एक सेम टाइम इंटरवल पे मोशन करते रहते हैं, ऐसे टू एंड फ्रो बोल देते हैं हम लोग, है ना, टू से फ्रॉम वाला जो होता है, तो शॉर्ट ले लेते हैं, टू फ्रो मोशन जो होता है, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोल सकते हैं किसी बॉडी का जो है। ठीक है ना, तो हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के बारे में ये बात कर सकते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं मीन पोजीशन। ए बॉडी की जगह पे आप वही बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये बोलना ज़्यादा सही होगा, है ना। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है
अगर वो पॉइंट इधर ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे, टू एंड फ्रो मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन बोल देंगे। ठीक, अच्छा जी। अब इसके बाद जो है अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पे, है ना, वाइब्रेटरी मोशन के बारे में, तो अगर यही वाइब्रेशन जो है, जैसे मैं अब इसको दिखाऊंगा तो आप ये दिखता नहीं है, ये इस टाइप का जो मोशन होता है बॉडी में जो है, इस टाइप का ये मोशन होने लगा, ये मोशन होने लगा, आपको अगर दिख रहा होगा इस टाइप का, तो ये क्या है, इसकी स्पीड बढ़ गई है, टाइम कम हो गया है। मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई ये अभी तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, अब ये सिर्फ यहीं तक जा रहा है और ये यहीं तक जा रहा है, ठीक है ना। इस टाइप का जो मोशन होगा, ये जो मोशन होगा इसे आप क्या बोल देंगे, वाइब्रेटरी मोशन बोल देंगे। मतलब इसका एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज हो जाए, मतलब ऑसिलेटरी मोशन के वाइब्रेशन, ऑसिलेटरी मोशन के एम्पलीट्यूड को अगर हम कम कर देंगे तो वो वाइब्रेटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। टाइम भी इसे कम लगता है और इसका एम्पलीट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये भी आपका डिक्रीज हो जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ एम्पलीट्यूड ऑफ oscillatory motion is decrease, then अगर इसका एम्पलीट्यूड जो है डिक्रीज हो गया है, देन इट इज कॉल्ड, या फिर ऑसिलेटरी मोशन, इट इज कॉल्ड ही लिख देते हैं, इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, तब इसे मैं वाइब्रेटरी मोशन बोल दूंगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज थी ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन जो है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। हम लोगों ने अब अपने एफ पॉइंट तक जो है चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपना मोशन इन अ वन डायमेंशन। तो ये भी वैसे तो डायरेक्टली हमें पता चल ही रहा है, डायमेंशन जो होंगी, ठीक है, ये डायरेक्शन के बिहाफ पे ही होता है। अगर कोई पार्टिकल जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चाहे वो डायरेक्शन ये हो, चाहे वो डायरेक्शन ये हो, चाहे वो डायरेक्शन ये हो, ठीक है ना, हर केस में केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन बोल देते हैं। अगर वही पार्टिकल दो डायमेंशन में मूव कर रहा हो, मतलब ऐसा भी मूव कर रहा हो और ऐसा भी मूव कर रहा हो, तो उसे मोशन इन टू डायमेंशन बोल देंगे। और जो तीन डायमेंशन में मूव करेगा तो मोशन इन थ्री डायमेंशन, ठीक है ना। तो मोशन इन वन डायमेंशन जो होता है, अगर हम लोग ध्यान से देखें, है ना, तो मोशन इन वन डायमेंशन, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें मोशन इन वन डायमेंशन पे, तो हमें पता चलता है भाई, हमने जो है ये एक एक्स एक्सिस मान लिया, एक वाई एक्सिस मान लिया, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई अपनी, है ना, ऐसा। अब अगर पार्टिकल इन तीनों में से किसी एक में जा रहा है, जैसे पार्टिकल पहले यहाँ था, फिर 30 सेकेंड बाद यहाँ आ गया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया, तो इसकी सभी पोजीशंस को जब मैं ज्वाइन करूँगा, है ना, सारी पोजीशंस को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे एक कैसा पाथ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन इन वन डायमेंशन जो है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल कर रहा है वो, ठीक। तो मोशन इन वन डायमेंशन जो है इसे आप रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं, या फिर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन होता है वो मोशन इन वन डायमेंशन होगा। रीजन क्या है, रीजन यही है कि पार्टिकल केवल एक ही डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, तो वो एक स्ट्रेट पाथ ही होना है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना मोशन इन टू डायमेंशन। अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा, मोशन इन टू डायमेंशन, ओके जी। मोशन इन टू डायमेंशन, तो यहाँ पे पार्टिकल दो डायमेंशन में मूव करेगा। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन ये रहता है कि कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि भाई ये हमने एक पॉइंट बनाया है सर,
और ये पॉइंट अब x में भी मूव कर रहा है, y में भी मूव कर रहा है, तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन होगा या मोशन इन 1 डायमेंशन होगा? तो बेटा ये मोशन इन 1 डायमेंशन ही है, इससे कंफ्यूज ना होना, ये मोशन इन 2 डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि जो ओरिजिन होता है तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे चाहें वहाँ पे रख सकते हैं, जितना चाहें उतना रोटेट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए बात करूंगा तो मैं इसको उठा के यहाँ लेके आऊंगा, फिर ऐसे मोड़ूंगा तो ये एक्स के अलोंग तो मूव कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा वो हमेशा कैसा हो जाएगा, आपका 1 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 डायमेंशन मत समझना, इट इज 1 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन में ये हो जाएगा कि कोई पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव करते करते फिर यहाँ पे आ गया, ये जो मोशन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। जैसे मैं किसी पत्थर को हवा में फेंकूं तो वो पहले ऊपर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फिर नीचे आने लगेगा, ये जो डायमेंशन होगा ये आपका 2 होगा। ठीक है ना, ये x के अलोंग भी मूव कर रहा होगा और y के अलोंग भी मूव कर रहा होगा। और लास्ट बचता है मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन के लिए अगर हम लोग बात करें, कोई पार्टिकल तीनों डायमेंशन में मूव कर रहा हो, तीनों डायमेंशन में मूव करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई क्या नाम है, x के अलोंग चल रहा है, y के अलोंग भी चल रहा है और संग में उसकी कोई हाइट भी आ गई, z के अलोंग भी मूव करने लग गया पार्टिकल। ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मोशन इन 3D। जैसे आप बात करें बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, है ना, ये इंग्लिश का बड़ा कॉमन सेंटेंस था। तो चिड़िया जो उड़ रही होती है उसका जो क्या नाम है मोशन होता है वो 3 डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि उसकी x के अलोंग भी मूव करती है, वो y के अलोंग भी मूव करती है और उसकी अपनी हाइट होने की वजह से z के अलोंग भी मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा मोशन इन 2D में अगर हम लोग बात करें तो x और y में ही तो चलेगा, ये x और y को देखें अगर पूरे को बनाएं तो एक प्लेन बन जाता है और वो प्लेन के ही अंदर मोशन हो रहा होता है, इसलिए मोशन इन 2 डायमेंशन को मोशन इन अ प्लेन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट्स जो हैं समझ आ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। ठीक।